Dear friends, I am Dr. Sharad Gupta. I am a cardiologist working in a district of UP, that is Badaयूं, उत्तर प्रदेश. So, आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लेक्स और उसके बारे में उपचारिक दृष्टिकोण के लिए गैर अम्लीय रिफ्लक्स मूल्यांकन और उपचार दृष्टिकोण, दैट इज बेसिकली एसिडिक रिफ्लेक्स एंड इट्स ट्रीटमेंट. गैर अम्लीय रिफ्लक्स, it is different from acidic reflux, as it is a name indicates कि it is not acid because of acidity, जिसे पित्त रिफ्लक्स के रूप में भी जाना जाता है. यह तब होता है जब पेट की सामग्री अन्न प्रणाली में वापस प्रवाहित होती है. मतलब जो खाना आपने खाया है वो बिना एसिडिटी और इस तरह के कारण के अलावा वो खाने की नली में वापस आने लगता है, जिससे असुविधा होती है और अन्न प्रणाली के स्तर को संभावित नुकसान होने लगता है. गैर अम्लीय रिफ्लक्स अद्वितीय नैदानिक और उपचार संबंधी चुनौतियां पेश करता है. इसके मूल्यांकन के लिए प्रतिबाधा पीएच निगरानी एक नैदानिक परीक्षण है, एक टेस्ट है जो किया जाता है, जो रिफ्लक्स प्रकरणों की आवृत्ति और गंभीरता का आकलन करने के लिए अम्लीय और गैर अम्लीय रिफ्लक्स घटनाओं दोनों को मापता है. ये एक टेस्ट है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है. उसकी सहायता से हम इसका आकलन करने लगते हैं. ऊपरी एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी और गैर अम्लीय रिफ्लक्स के कारण सूजन, कटाव या क्षति के संकेतों के लिए ग्राफ्स-नली म्यूकोजा का मूल्यांकन करने में सहायता करती है. मतलब कहने का ये है, अपर जीआई एंडोस्कोपी जो ईसोफेगस के लोअर एंड, जो स्फिंक्टर की जस्ट ऊपर होता है, उसमें अगर किसी तरह के अल्सर्स या इरोजन्स बन जाते हैं, उनको देखने में मदद करती है. गैर अम्लीय रिफ्लक्स के प्रबंधन के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए और इसके इलाज हेतु उपाय जो महत्वपूर्ण हैं, इनमें आहार यानी कि भोजन और जीवन शैली में बदलाव यानी लाइफस्टाइल चेंजेस शामिल है. इन दोनों का बहुत महत्व है इसको मैनेज करने में, इसके इलाज में. आहार संबंधी संशोधनों में शामिल, इसमें जो भी रिसर्च हुई है, इसमें ट्रिगर फूड्स यानी कि वो खाद्य पदार्थ जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं से बचना चाहिए, जो कि रिफ्लक्स के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, जैसे वसा युक्त खाद्य पदार्थ यानी फैटी फूड्स, ज्यादा ऑयली फूड्स, कैफीन जो कि कॉफी इत्यादि में पाई जाती है, चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे लिम्का, कोक, स्प्राइट, ये सब चीजें जिनमें गैस भरी होती है. इवन जो छोटे शहरों में गली मोहल्लों में मिलने वाली वो कंचे वाली बोतल मिलती है, बंटा बोतल, वो भी शामिल है. उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेशन होता है. गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कम करने के लिए, रिफ्लक्स एपिसोड को कम करने के लिए छोटे और अधिक बार बार भोजन करना चाहिए. मतलब कहने का ये है कि जो लोगों को ये समस्या है उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, ना कि एक बार में बहुत भर के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जब वो ज्यादा अंदर जाएगा तो स्फिंक्टर में ये प्रॉब्लम होने की वजह से स्फिंक्टर डायलेट हो जाएगा और वो फूड को वापस खून खाने की नली में वापस भेजने लगेगा. जीवन शैली में बदलाव में शामिल है सोते समय सिर को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए अनुकूलित बिस्तरों का उपयोग करना. मतलब हेड एंड ऑफ द पर्सन शुड बी एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग. इससे क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से वो फूड नीचे की तरफ बना रहेगा, ऊपर ना आने में मदद करेगा. जीवन शैली में बदलाव में दूसरी चीज ये नींद के कारण भी हो सकता है. अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको ये चीज हो सकती है और बढ़ सकती है. और गैस्ट्रिक सामग्री के, आपको नींद पूरी करना जरूरी है, जो कि गैस्ट्रिक सामग्री के बेहतर ईसोफेजियल निकासी, प्रोपल्जन जिसे कह सकते हैं, गैस्ट्रिक जो मूवमेंट्स होते हैं वो आगे खाने को बढ़ाते हैं, इससे खाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और पाचन तंत्र में मदद मिलती है, उसको बढ़ावा देता है. नीचे की जो ग्रास नली, स्फिंक्टर का दबाव कम करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों की, ये जो स्फिंक्टर होता है इस पर प्रेशर कम करने के लिए, रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार
यानी डेली एक्सरसाइज, बैलेंस्ड फूड में फैट फ्री, स्पाइस फ्री, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इन अ लाइन, यू कैन से, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वेट बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है। अब अगली बात अगर हम करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई, हिस्टामीन 2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को दबाते हैं, यानी कि एसिड पैदा होने की जो गति है या अमाउंट है उसको कम करते हैं, और गैर अम्लीय लक्षणों, रिफ्लक्स के लक्षणों को, यानी कि सिम्टम्स को, जो आपकी ये तकलीफ है इसके लक्षणों को कम करने लगते हैं। पित्त, यानी कि बाइल एसिड सीक्रेटेंट्स जैसे कोलेस्ट्रामीन, कोले कोलेसवेलम पेट में पित्त अम्ल से जुड़ते हैं और अन्न प्रणाली को उनके रिफ्लक्स से रोकते हैं। ये सब चीजें हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं और करते हैं। सर्जिकल हस्तक्षेप, यानी कि सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल फंडोप्लाइकेशन, ये एक सर्जरी है जो एंडोस्कोपिकली की जाती है। उसमें फंडस ऑफ द स्टमक को, के कुछ हिस्से को टाइट कर दिया जाता है। ये गंभीर या अपवर्तक गैर अम्लीय रिफ्लक्स वाले मामलों में, जो कि रूढ़िवादी उपाय, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं और जो और चिकित्सा पद्धतियां हैं, का जवाब देने में विफल रहते हैं। सबसे उपयुक्त कार्रवाई, जो सबसे सटीक जो इलाज इसके लिए माना गया है, वो निर्धारित करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन के साथ सर्जिकल हस्तक्षेप के जोखिमों और लाभों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट कैलकुलेट रिस्क एंड एडवांटेजेस बिफोर अंडरगोइंग एनी प्रोसीजर और मेडिसिन फॉर दिस डिजीज। और नॉर्मली व्यवहार में एक मरीज के आने के बाद हम लोग इस चीज का ध्यान भी रखते हैं कि हम इस मरीज को इस बीमारी में कितना फायदा अपने इस इलाज से या कोई भी इंटरवेंशन या टेस्ट कर रहे हैं दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। गैर अम्लीय रिफ्लक्स के इलाज के लिए बहु विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आहार में संशोधन, यानी कि फूड टाइप और मेथड ऑफ ईटिंग, ये सब चेंज करना पड़ेगा। जीवन शैली में परिवर्तन, लाइफस्टाइल चेंजेस, और मेडिसिन शामिल होती हैं। कुछ मामलों में शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप की भी जरूरत हो सकती है। मतलब कहने का ये है, कभी कभी दवाइयाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फूड चेंजेस करने से भी फायदा जब नहीं मिलता है तो सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ सकता है। फिर भी अंतर्निहित कारण को संबोधित करना आवश्यक है। मतलब फर्स्ट यू शुड नो द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जब हम कॉज पता होगा, कारण पता होगा, तो हम अपना जो ट्रीटमेंट डिजाइन करेंगे वो भी उसी के अनुसार कर लेते हैं। जीवन शैली और आहार में संशोधन प्रबंधन का मुख्य आधार है। डेफिनेटली वी शुड गो like this. First we should assess the risk and advantages of the treatment, then we should start. इसके अलावा उपचार रणनीतियों, यानी कि जो भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं उसको व्यक्तिगत किया जाना चाहिए। इंडिविजुअल पेशेंट और उसकी फैमिली से डिस्कस किया जाना चाहिए, उनको बिठाकर सारी बात समझानी चाहिए। लक्षित उपचार प्रभावी रूप से गैर अम्लीय रिफ्लक्स के लक्षणों को कम कर सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। मेरा कहना यही है कि गैर अम्लीय रिफ्लक्स जो ये प्रॉब्लम है, जो हमने अभी पिछले समय डिस्कस की है, इसका एवेल्युएशन और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में जाने से पहले प्रॉपर हिस्ट्री पेशेंट की लेनी चाहिए। उसका फूड टाइप, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न और स्ट्रेस लेवल, इन सब चीजों को जरूर एसेस कर लेना चाहिए, सो दैट वी कैन पिन पॉइंट द कॉज ऑफ दिस नॉन एसिडिक रिफ्लक्स and treat it accordingly. Sometimes avoiding hot, fried, spicy food and taking food in a small quantity frequently manages this problem very appropriately. और उसके बाद भी अगर मरीज को परेशानियां रहती हैं तो हम और डायग्नोस्टिक टूल्स और सर्जरी की मदद से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अपनी सोसाइटी में, नॉट ओनली इंडिया बट अदर कंट्रीज ऑल्सो, यूरोपियन कंट्रीज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस की वजह से ये अब बढ़ रही है। लोगों की नींद पूरी नहीं होती, लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोग टाइम बाई टाइम काम कर रहे हैं और फास्ट फूड की तरफ ज्यादा हम लोगों का झुकाव हो गया है। इसकी वजह से ये समस्या अब
लोगों में काफी कॉमन हो गई है। और जस्ट बाय मैनेजिंग द फूड टाइप एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 80 to 85% पीपल कैन बी रिलीव्ड जस्ट ओनली बाय चेंजिंग दीज थिंग्स। उसके बाद भी अगर कोई जरूरत पड़ती है, पीपीआईज का भी अपना रोल है। वी हैव मैनी proton pump inhibitors available now. Few are short acting, few are long acting, so we can use it accordingly also. And the role of levosulfide, that is basically that improves the gastric motility and propulsion of the food into the GI tract improves, so the gas, this reflux is decreased.